गाइस क्लास 10th का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले 5 सालों में कई बार रिपीट हो चुका है, तो आपको इस क्वेश्चन की वीडियो को बहुत ही केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनना है। वीडियो को एक बार भी स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप किया तो समझ जाना कि आप एग्जाम में ये नंबर खो दोगे। तो किस तरह से करना है देखो, पहले क्वेश्चन को समझा रहा हूँ। दो चीज़ों की बात यहाँ पे गहराई में हो रही है। कह रहे एक मीनार के पाद बिंदु से, किससे? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, मतलब भवन की बात हो रही है और मीनार की बात हो रही है। देखो इंग्लिश में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, मतलब ये रहा बिल्डिंग। और दूसरी किसकी बात हो रही है? फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, मतलब दूसरी किसकी बात हो रही है? टावर की। तो दो चीज़ों की बात हो रही है, किसकी? एक तो बिल्डिंग है दोस्तों और एक क्या है? टावर है। ठीक है, तो दो लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, एक लाइन ये ड्रॉ कर लिया, एक लाइन ये ड्रॉ कर लिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर अब हम ऐसा क्या करें कि हमें कैसे चलेगा पता कि कौन सी बिल्डिंग है और कौन सा टावर है? क्या बिल्डिंग छोटी है, टावर छोटा है? तो दोस्तों हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में पता ना हो कौन बड़ा है, तो नॉर्मली हम टावर को बड़ा मानेंगे और बिल्डिंग को यानी भवन को क्या मानेंगे? छोटा मानेंगे। ठीक है, अब आप समझ गए मेरी बात। इस वाले हिस्से को हम क्या कहते हैं? टॉप कहते हैं, इसी को शिखर कहते हैं। तो इस भवन का शिखर ये हो गया। इसी तरीके से क्या कहते हैं? नीचे वाले हिस्से को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? बॉटम कहते हैं, इसी को फुट कहते हैं और इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? पाद बिंदु कहेंगे हिंदी में। तो इसी तरीके से जो भवन है हमारा, इसका फुट क्या होगा? नीचे वाला हिस्सा होगा। इसी को एक तरीके से पैर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्या कह रहा है देखो, एक भवन के पाद बिंदु से, भवन मतलब सॉरी एक मीनार, मीनार का मतलब मीनार इसमें कौन सी है? ये वाली है। अब यहाँ से क्या हुआ? एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर, मतलब इसके पैरों से जब मैंने किसी भवन के शिखर को देखा, मतलब इसको देखा, तो उन्नयन कोण कितना था दोस्तों? 30 डिग्री। मतलब यहाँ पे हमने 30 डिग्री लिख दिया। ठीक है, देखो इंग्लिश में क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप मतलब किसी टॉप ऑफ अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग के टॉप का, टॉप मतलब यहाँ का क्या है दोस्तों? एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर, मतलब इस टावर के फुट से, मतलब फुट यहाँ से कितना है? 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब अब बिल्डिंग के फुट पे आ जाओ। बिल्डिंग का फुट यानी यहाँ से इस टावर के टॉप का, टॉप मतलब ये हो गया। ओके, कितना एंगल ऑफ एलिवेशन? 60 डिग्री। देखो हिंदी में भी क्या कह रहा है, और भवन मतलब यहाँ से इसकी बात कर रहा है, इसके पैरों से मीनार के शिखर का, शिखर मतलब मीनार तो ये है, इसका शिखर ये होगा। शिखर का मतलब दोस्तों ऊंचाई होती है। ठीक है, टॉप को ऊंचाई कहते हैं। शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो आप जब यहाँ से देखोगे, यहाँ से मतलब देखना दोस्तों, मेरी बातों को सुनना, यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ देखोगे तो कितने का एंगल बन रहा है दोस्तों? 60 डिग्री का। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें, यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, कितनी मीटर है? 50 मीटर। देखो इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर, तो टावर को मैंने ये वाली वैल्यू मानी है, ये वाली वैल्यू मानी है, इधर मानी है, तो आप इसे बोलो सर ये 50 मीटर की है। ठीक है, ओके। फिर तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। किसकी ऊंचाई निकालनी दोस्तों? भवन की। भवन मतलब बिल्डिंग की हाइट निकालनी। कितना आसान क्वेश्चन है। तो अब मान लो, यानी कि बिल्डिंग ये है ना, बिल्डिंग, इसको h मान लो, इसकी ऊंचाई मान ले तो इसको h मान लो। अब एक चीज़ समझना मेरी बात को, अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर हमें ये वाली हाइट लेनी है, ये वाली हाइट लेनी है टावर में, बड़ा किसे माने? तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। बट अगर पेपर में आपने क्या करा, नहीं किसी को भी बड़ा छोटा बना दिया, उससे कोई इशू नहीं है। मेन दिक्कत क्या है? दिक्कत जब होगी जब आपने ये जो वैल्यूज़ दे रखे ना कि यहाँ पे 60 लूँ या यहाँ पे 60 लूँ, अगर ये आपने गलत ले लिया तो आपका आंसर तभी गलत आएगा। नहीं, आपको सही करना है हमेशा। तो दोबारा से इस वीडियो को स्टार्टिंग से देख लीजिएगा, कभी आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो कैसे करना है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा क्वेश्चन की लास्ट लाइन में देखा करो, लास्ट में लगभग मिल ही जाता है कि फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, मतलब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। तो हमने पहले लेट करिए, लेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इक्वल टू h मान लिया भाई। हाइट को नॉर्मली h मानते तो छोटा h मान लिया। तो हिंदी में क्या लिखोगे? माना भवन की ऊंचाई बराबर h है। देखो यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन में, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात की थी। तो जो ज्ञात करना होता है, जो निकालना होता है, उसी को पहले लेट कर लिया करो। उसके बाद क्या करना है, एक क्वेश्चन में जितने ट्राइंगल बनेंगे, जितने ट्राइंगल का मतलब है वहाँ पे 90 डिग्री इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर भी 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर दो ट्राइंगल बन रहे हैं दोस्तों तो दोनों का यूज़ करना है, और एक ट्राइंगल बन रहा है तो एक का यूज़ करना है। यहाँ पे दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो दोनों का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये निकालना है ना। देखो ये इनका नाम देते हैं दोस्तों, इसको पॉइंट को ए मान लिया मैंने, इस पॉइंट को बी मान लिया, इसको सी मान लिया और इसको क्या मान लिया दोस्तों? डी मान लिया। ये ए, ये बी और ये सी और ये डी। तो सबसे पहले इस वाले ट्राइंगल में आ सकता हूँ ए बी सी में, समझ रहे हो? अब ऐसा क्यों, तो मैं इस क्वेश्चन को हटा दे रहा हूँ। अब कहोगे सर ऐसा क्यों? बेटा ऐसा इसलिए क्योंकि
दो ट्राइंगल बन रहे हैं तो आप कोई सा ना कोई सा ट्राइंगल तो स्टार्ट करोगे ना। तो नॉर्मली हमने इस वाले ट्राइंगल को लिया, इसका नाम क्या है दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। इंग्लिश में क्या लिखोगे दोस्तों, इन ट्राइंगल ए बी सी। इसके बाद क्या करना है हमेशा, देखो मैं इसको स्पेशली अलग से बताने के लिए आपको छोटा सा ट्राइंगल बता रहा हूँ जिससे आपकी गलतियाँ ना हो। ये ट्राइंगल है, देखो ध्यान से देख पा रहे हो तो, इसको मैंने एच माना है, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है और ये क्या है सी। तो सी पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 30, तो यहाँ पे हमने 30 बना लिया। और ये तो 90 है, इसके सामने वाले को एच बोलते हैं बड़ा, ये एंगल है तो इसके सामने वाले को हम क्या बोलेंगे, पी बोलेंगे। और नीचे वाला हिस्सा हमेशा क्या होता है दोस्तों, बी होता है, ठीक है। तो तीन चीज़ें क्या होती हैं, ऊपर वाला बी, नीचे वाला क्या होता है दोस्तों, ऊपर वाला पी, नीचे वाला बी, और ऊपर वाला सबसे लंबी साइड को क्या बोलते हैं दोस्तों, एच बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा था आपको दो चीज़ों का यूज़ करना है हमेशा, एक तो वो जिसको हमें निकालना है और दूसरा वो जिसकी वैल्यू हमें पता है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें क्या निकालना है, ये वाली हाइट निकाले ना, भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई तो हमें नहीं पता, तो एक तो इसका यूज़ करना है। और दूसरा देखो, इस दूसरा जो ट्राइंगल था इसमें ये दे रखा था, तो यानी कि बेस चल जाएगा ना पता, तो बेस का यूज़ कर लेते हैं दोस्तों। तो यानी कि नीचे वाले का हिस्सा और इसका यूज़ करेंगे। तो बेस और परपेंडिकुलर का यूज़ करते हुए एक फार्मूला क्या बनता है दोस्तों, आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, टेन थीटा। टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, टेन थीटा का फार्मूला होता है पी अपॉन में बी। क्या होता है, पी अपॉन में बी। देखो यहाँ पे पी अपॉन में बी, इसी को क्या कहते हैं दोस्तों, लंब बटे में आधार कहते हैं, ठीक है, लंब बटे में आधार। तो टेन की जगह टेन, थीटा की जगह क्या आएगा दोस्तों, थीटा कितना है, देखो इसको इस वाले ट्राइंगल में छोटे वाले में आप कहोगे सर 30 है, तो यहाँ पे 30 लिख दो, ठीक है। इसके बाद बराबर में पी, तो पी कितना है दोस्तों, ये पूरी हाइट है ना पी, तो पी को हम क्या बोल रखे हैं, बोलेंगे एच। तो पी की वैल्यू एच बटे में, यानी बटे का साइन फ्रैक्शन में कितना आएगा बी। तो बी का नाम क्या है, नीचे में आप बोलोगे सर इसका नाम तो बी सी लिखा है, तो बी सी बोल दो इसे। तो ये क्या हो गया बेटा, बी सी हो गया, ठीक है। अब टेन 30 यानी कि टेन 30 डिग्री, तो 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप कहोगे सर टेन 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। क्या होती है, 1/√3 होता है। बराबर में क्या होगा, एच बटे में बी सी, ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना था, पहले से हमने एच मान रखा है तो एच की वैल्यू निकालनी है। तो एच कैसे निकलेगा, एच को यहीं पे छोड़ दो, इक्वल टू में क्या करोगे दोस्तों, देखो ध्यान से, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, इस नीचे को उससे गुना करोगे तो क्या होगा, एक को गुना करेंगे दोस्तों बी सी से। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब क्या है, क्रॉस का मतलब होता है दोस्तों, इसे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसी को कहते हैं दोस्तों कैंची गुना, एक तरीके से क्या कहते हैं, कैंची गुना कहते हैं। तो कैसे करते हैं समझना, यानी इस वाले नंबर को इससे गुना करेंगे, हमेशा ऊपर वाले को इस नीचे वाले से पहले, और फिर इसको इससे करेंगे। तो जब मैंने क्या करा, 1 को इस वाले एक को BC से किया तो 1 इंटू में BC आया, और बराबर में क्या होगा दोस्तों, H गुना में √3 होगा, ठीक है यहाँ तक। तो BC को 1 से गुना करूँगा तो क्या होगा, आप कहोगे सर BC आएगा, बराबर में क्या होगा, H आएगा और √3 आएगा। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों में दिक्कत आ रही होगी कि भाई एक को BC से किया तो BC क्यों आया, और H को √3 से किया तो ऐसे कैसे आया, है ना। तो ये मैं समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। देखिए दोस्तों ये रहा, जैसे हमने करा ना, एक को BC से किया तो BC आया, आप कहोगे सर नहीं समझ में, दोबारा बताओ। तो देखो बेटा, जब भी मैं 1 को AC से इंटू करूँगा तो क्या होगा, AC आएगा डायरेक्टली, मतलब 1 हट जाता है एक तरीके से। और यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 AC तो हुआ, तो इसी को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ सिर्फ AC। तो चाहे 1 AC लिखो या AC लिखो, एक ही मतलब है। इसी तरीके से अगर मैं 1 को X से इंटू करूँगा तो क्या आएगा, X आएगा, और इसी को हम 1x भी बोल सकते हैं। तो आप 1 लगाओ या मत लगाओ, आपकी मर्जी है। 1 को लगाना आपकी मर्जी, आप चाहे लगाओ या मत लगाओ, 1 तो अपने आप माना जाता है। इसी तरीके से मैं 1 को PQ से करूँगा तो क्या आएगा बताओ, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, x को अगर जल्दी से वीडियो को रोक करके पहले इसका कमेंट करके बताओ क्या आएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैंने क्या करा, h को √2 से इंटू किया तो क्या आएगा, देखो x आएगा और साथ में क्या आएगा, √2 आएगा, ठीक है। हमेशा जब भी ABCD वाला और रूट वाला होता है तो बस चिपका के लिख दिया करो। P को √3 से करूँगा तो क्या होगा, P√3 होगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या होगा, H को √3 से करूँगा तो क्या होगा, आप कहोगे सर H लिख दो और √3 लिख दो। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मतलब जब भी रूट वाला आएगा और ABCD में कोई भी आएगा तो ABCD को पहले रख दो और रूट वाले को बाद में रख दो। समझ गए दोस्तों, अगर समझ गए यहाँ पे तो जल्दी से 5 कमेंट कर देना दोस्तों। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब यहाँ तक तो आप समझ गए ना, तो ये समझ में आ चुका होगा आपको कि किस तरीके से ये BC आया और किस तरीके से ये H√3 आया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हो चुका है, तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लूँ, ठीक है, मान सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास देखो 2 ट्राइंगल बन रहे थे। तो मैंने कहा ना आपको स्टार्टिंग में ही कि बेटा जितने ट्राइंगल बनेंगे क्वेश्चन में उतने ट्राइंगल का यूज होगा। हमें तो H निकाला, तो H तो यहाँ पे निकल ही नहीं सकता क्योंकि BC की वैल्यू हमें नहीं पता, भाई BC कितना है, नीचे वाला नहीं पता ना। तो अब दूसरे ट्राइंगल का यूज़ करते हैं।
तो ध्यान से देखना क्या है दूसरा ट्राइंगल मैं यहाँ पे बनाता हूँ। देखो ये ट्राइंगल है ना, तो यहाँ बनाते हैं। ट्राइंगल कुछ इस तरीके का था, देखो ध्यान से। ये 60 है, ये 50 है, और ये बी था, ये सी है, और इसको तो हम 90, सॉरी ये रहा, ये बी है, ये सी है, और इसको हमने क्या मान रखा है, डी। देखो ये रहा, इसको हमने 50 मान तो 50 मान लिया। ठीक है, तो अब बताइए सर कि मैं बी सी की वैल्यू क्या यहाँ से निकाल सकता हूँ क्या? आप कहोगे यस सर निकाल सकते हो। देखो ये रहा बी सी और ये 50 है, तो बस इसका यूज़ कर लेते हैं। इसका नाम क्या है ट्राइंगल का? बी सी डी। तो यहाँ पे लिखोगे क्या? नाउ इन ट्राइंगल बी सी डी, हिंदी में क्या लिखेंगे? त्रिभुज बी सी डी में। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है देखो यहाँ पर मुझे इसकी वैल्यू चाहिए इस बारी, और ये तो मुझे पता है। तो इन दोनों का यूज़ करते एक फॉर्मूला क्या बनता है, tan थीटा इक्वल टू में क्या होगा, P बटे में B। हिंदी में क्या होगा दोस्तों? देखिए यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला ये रहा, P बटे में B यानी कि लंब बटे में आधार। तो tan की जगह tan, और थीटा की वैल्यू क्या है इस वाले डायग्राम में? आप बोलोगे सर 60 है, यहाँ पे 60 लिख दो। P की जगह क्या होगा? P मतलब ऊंचाई, तो ऊंचाई कितनी है इसकी? एक तरीके से 50, इसी को हम लंब कहते हैं। नीचे क्या होता है? B, तो B का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू तो नहीं पता, तो बेटा इसका नाम लिख दो BC। ठीक है, BC। अब क्या करेंगे आगे बताओ? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। tan 60, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है आपको पता होनी चाहिए। तो tan 60 की वैल्यू √3 होती है, बराबर में क्या होगा, 50 बटे में BC। ठीक है, क्या मैं BC की वैल्यू नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकते हो। तो देखिए सर, ये मैंने दोबारा से उतारा अगले स्टेप में, 50 की जगह 50 लिखा BC। तो BC की वैल्यू क्या है यहाँ पे? आप देखो देख सकते हो यहाँ पे क्या है। आप कहोगे सर BC की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे ला के रख दो ऐसे। तो BC की वैल्यू क्या है? देखो BC की जगह क्या रख सकता हूँ? BC का मान क्या है? h√3। तो यहाँ पे क्या आएगा? h और रूट में 3 आ गया। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे इस तरीके से लिख देना, क्योंकि BC बराबर कितना था दोस्तों? h√3। ठीक है, ये क्योंकि का साइन दोस्तों इस तरीके से होता है, बिकॉज। ठीक है, अब ये डिवाइड है ना, इसके नीचे 1 मान लो, इसको उधर भेज दो, तो कितना आएगा बताओ आप खुद ही। ये डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो पहले से √3 लिखा हुआ था, गुना का निशान, मल्टीप्लाई, h और √3 क्या आ गया? ये वाला तो नंबर पहले से लिखा हुआ था, और ये डिवाइड है ना, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा? उस तरफ जब जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरह लिखा, बराबर का साइन। 50 को इंटू करोगे किससे? नीचे वाले से, तो 50 इंटू में 1। अब ये क्या होगा? h पहले आएगा और रूट वाला रूट दोनों से गुना हो जाएंगे, तो क्या होगा? रूट और रूट में आके क्या हो जाएगा? डायरेक्टली 3 हो जाएगा। ठीक है, आप कहोगे सर नहीं समझ में आया, दोबारा बताओ। ये तो दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने कैसे करके किया है वो मैं समझाता हूँ। देखो ये रहा, ये रूट था, यहाँ पर भी रूट, मतलब दोनों गुना गुना है ना, ये साथ में लिखा है, इसका मतलब ये गुना ही माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों को गुना करना है ना, तो देखो यहाँ पे मैंने रूट को रूट से गुना करा, तो ये h तो मेरा ऐसे ही आ गया, और इन दोनों को जब मैंने गुना किया तो सिर्फ एक बार 3 लिखा है। मतलब क्या है, जब 2 बार रूट में सेम सेम आता है, सिर्फ सेम, जैसे 5 5 आ गया तो क्या लिखूंगा? डायरेक्टली 5 लिखूंगा। इसी तरीके से √2 और √2 आ गया और मल्टीप्लाई आ गया, तो क्या लिखेंगे? डायरेक्टली इसका आंसर सिर्फ 2 लिखेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि √11 इंटू में √11 का आंसर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये h तो ऐसे ही आ गया डायरेक्टली, और √3 और √3 हो गया 3, बराबर में 50 को 1 से करूँगा तो 50 आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ गए? अब क्या करेंगे दोस्तों, तो अब ये गुना है ना, तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा दोस्तों? डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो h की वैल्यू क्या होगी? 50 डिवाइड में 3, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड का मतलब क्या होता है? नीचे लिख देना, और ये इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, या तो इसको पॉइंट में ले आओ डिवाइड करके, या इसको इतना ही छोड़ दो। बट आपकी बुक में इसका ऐसे आंसर नहीं दे रखा, कैसे करके आंसर दे रखा, देखो यहाँ समझा रहा हूँ। अब मान लो जैसे कि ये आया आपका h की वैल्यू है दोस्तों 50 बटे में 3, तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो नीचे होता है ये क्या होता है दोस्तों? ये डिवाइड करता है। क्या करता है? डिवाइड करता है। तो इससे डिवाइड कर दो, और जो ऊपर है उसको डिवाइड करना है। जब भी ऊपर लिखा रहेगा उसको अंदर लिखो, और जो नीचे लिखा रहेगा इसे डिवाइड करो। तो 5 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? 3 × 1 = 3, माइनस करूँगा तो 2 बचेगा ना। ठीक है,
वीडियो को रोक के देख लेना, करना समझ में आए तो। देखो मैंने क्या करा, जो ऊपर वाला है उसको अंदर लिखा, जो नीचे होगा उससे हमेशा बाहर लिखेंगे। ऐसा नहीं कि जो बड़ा होगा उसे अंदर लिखेंगे, नहीं, जो ऊपर होगा उसी को अंदर लिखेंगे हमेशा, जो नीचे होगा वो बाहर आएगा। तो 3 का 3 वन जा 3, 5 में से 3 के तो 2 आया, और आगे क्या उतरेगा आप, ये 0, तो 0 आ गया। 3 के टेबल में आता है 20, क्या आप कहोगे सर नहीं आता, तो इसके आसपास कितना आता है, 18 आता है। कितने टाइम्स में, 6 टाइम्स में। 2 बचेगा माइनस करने पे। अब ये तो 2 तो छोटा बच गया और ये क्या हो गया, बड़ा हो गया। या तो इसको पॉइंट लगाओ या इतना ही छोड़ दो। तो बुक में क्या कर रखा है ना, इतना ही छोड़ रखा है। देखो कैसे करना है अब, इक्वल टू का साइन, कितना आंसर आया मेरा, 16 आंसर आया, तो 16 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, आर बच गया कितना, ये नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, शेष कहते हैं, शेषफल, शेषफल कहते हो ना, इसी को कैपिटल में आर कहते हो, रिमाइंडर। तो जो आर बचा है इसको ऊपर लिखो, 1/, का साइन डालना है हमेशा। किससे डिवाइड किया था, 3 से ना, तो 3 को नीचे ही लिखने देना है, लिखे रहने देना है। तो जो मेरा रिमाइंडर ऊपर बचा उसे ऊपर लिखना है, यानी कि शेषफल ऊपर आएगा, जिससे भाग किया था दोस्तों वो नीचे आएगा, और जितना आंसर आया है वो साइड में रहेगा। इसे क्या पढ़ेंगे, 16 सही 2/3 या 16:2/3 मीटर। दोस्तों ये क्या होगी, इसकी हाइट होगी। आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, देखो आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी, देयरफॉर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू, कितना आंसर है, 16:2/3 मीटर। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, अतः भवन की ऊंचाई 16/2, 16 सही 2/3 मीटर है। ठीक है, बराबर का निशान करके। तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, आप इसे नोट कर लो। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।